हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे। आज का जो नया टॉपिक है वो है अपवाह वेग और विभवांतर में संबंध। अपवन वेग और विभवांतर में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिएगा, हमने बात कर ली थी अपवन वेग और धारा में संबंध हमने देख लिया था I=NA/VD के रूप में। ठीक है, आज हम ये रिलेशंस है, ये रिलेशन किसके बीच में देखेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच देखेंगे, अपवाह वेग और विभवांतर के बीच में। वैसे लास्ट में मैंने ये बता भी दिया था, मतलब जब अपवन वेग और धारा में जो संबंध पढ़ाया था ना, उस टाइम मैंने लास्ट में एक ई की जगह V/L पुट करवाया था, मतलब ऐसे रिलेशन आया था, मतलब वहाँ से तो वो करवा दिया था वैसे मैंने, पर लेकिन इसको थोड़ा ढंग से अलग से सेपरेटली पढ़ेंगे, इंडिविजुअली पढ़ेंगे। देखिए कोई भी L लंबाई का कोई चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट A है, L लंबाई का कोई चालक है। देखिएगा यहाँ पर, देखिए L लंबाई है और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का चालक है, और उसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करने पर चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ये होता है, ये चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होता है E=V/L के रूप में होता है। ठीक है ना, कोई भी L लंबाई का चालक है और A अनुप्रस्थ काट का है। ठीक है, A अनुप्रस्थ काट और L लंबाई का क्या है? चालक है। ठीक है, और उसके सिरों पर जैसे पोटेंशियल डिफरेंस यानी V विभवांतर की कोई बैटरी मतलब लगाते हैं, किससे? उस चालक से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है? उस चालक में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस चालक में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो क्या होता है? E=V/L के रूप में दिया जाता है। L होती है चालक की लंबाई, V पोटेंशियल डिफरेंस जो कि कंडक्टर के जो एंड होते हैं, चालक के जो सिरे होते हैं, उन पर अप्लाई किया जाता है। ठीक है ना, तो हो गया। अब ये तो हो गया समीकरण 1। ये हमने अपवन वेग VD ये हमने पढ़ रखा है। VD ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी टो E कैपिटल E अपॉन में स्मॉल m के रूप में। ठीक है ना, टो E कैपिटल E अपॉन स्मॉल m के रूप में पढ़ रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो यहाँ से देखिएगा समीकरण 1 जो है ना, ये E=V/L, E का जो मान है वो यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है ना, ये E दिख रहा है आपको, VD वाला जो इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन में जो कैपिटल E है विद्युत क्षेत्र, इस E की जगह अपन क्या कर देंगे? V/L को पुट कर देंगे। ठीक है, तो V/L पुट कर दिया, तो पुट करते ही देखिएगा इक्वेशन ये बन गया, ये बना। फिर उसके बाद में इसको ढंग से लिख दिया इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिएगा ये सारा तो ब्रैकेट में जो बंद है ना, देखो ब्रैकेट में जो वैल्यू दे रखी है, ये तो सारा का सारा कॉन्स्टेंट है, पूरा का पूरी जो टर्म है ना, ये पूरी टर्म है, ये दिख रही है आपको, ये तो पूरी कॉन्स्टेंट है। अब इसके जो मल्टीप्लाई में है वो क्या है? V है, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी विभवांतर है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V है ना, विभवांतर के समानुपाती होती है। इसका मीनिंग यही होता है कि अर्थात जब अपवन वेग है वो चालक पर आरोपित विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है ना, अपवन वेग चालक पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। कहने का मतलब जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवन वेग है वो भी इसमें बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। चालक के सिरों पर जो अप्लाइड जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर बढ़ा रहे हो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी। फ्री इलेक्ट्रॉनों की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवन वेग का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक जो कि मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इसका, इस चैप्टर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर में आने का चांस है। वैसे इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा वो वैसे तो ओम नियम, वैसे तो 10th क्लास में पढ़ रखा है ये ओम का नियम, ओम्स लॉ क्या होता है इसके बारे में आपने स्टडी कर रखी है। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा इसका डिटेल है वो हम देखेंगे यहाँ पर, जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो देखिएगा ओम्स लॉ वैसे क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें V और I में एक रिलेशन बनेगा। ठीक है ना, ओम्स लॉ में ओम ने जो नियम दिया है उस नियम में एक क्या बनेगा? V और I के बीच में एक रिलेशन प्रोड्यूस होगा, और वो रिलेशन क्या बताया ओम ने, तो वो देखिएगा इस नियम के अनुसार उसने क्या बताया ओम ने, कि भाई इस नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों पर अप्लाइड जो पोटेंशियल डिफरेंस, देखिएगा किसी चालक के सिरों पर अप्लाइड जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी आरोपित विभवांतर है, उस चालक में जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसके समानुपाती होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा कि जो कोई भी चालक है उस चालक के सिरों पर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस आरोपित विभवांतर उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। और इसमें खास बात क्या होती है, इसमें चालक की जो भौतिक अवस्था है वो अपरिवर्तित होती है। भौतिक अवस्था का मतलब न तो उस चालक का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, न उसकी लंबाई को चेंज करते हैं, न ही उसके क्षेत्रफल को चेंज करते हैं, ये चेंज नहीं करना है, ये सब कॉन्स्टेंट रखना है। ठीक है ना, चालक की जो भी फिजिकल स्टेट होती है, टेम्परेचर, लेंथ एंड एरियाज जो भी है वो सब कांस्टेंट रखनी पड़ती है इसमें। ठीक है ना, तो खाली आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, चालक के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा, अर्थात V समानुपाती I होता है। ये आपने पढ़ रखी है चीजें, देखिएगा 10th क्लास में था ये, तो V समानुपाती I होता है। तो ये जो समानुपाती चिन्ह आप जब हटाओगे तो यहाँ से R आएगा। ठीक है, R कॉन्स्टेंट आएगा, ये चिन्ह जैसे हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है जो कि R होता है। ठीक है, और इसी R का नाम होता है प्रतिरोध।
इस आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और ये प्रतिरोध आर का जो मात्रक है वो SI जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है भाई, ओम होता है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम। तो यहाँ से हमने देखा V बराबर IR आ गया, तो R बराबर हो गया V/I। तो जो प्रतिरोध होता है वो विभवांतर और धारा का अनुपात कहलाता है, ठीक है ना। देखिएगा, प्रतिरोध को हम दूसरे रूप में डिफाइन करें तो क्या होता है, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात है वो उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। तो ये होता है चालक का प्रतिरोध। V और I का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, और वो कांस्टेंट क्या कहलाता है, यहाँ प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। अब इसकी मात्रक हमने देख लिया, ओम होता है। इसकी बीमा डायमेंशन आप निकाल लेना, V और I की डायमेंशन रख के, आपको सभी को पता है V और I का आप कैलकुलेट कर लेना, और यहाँ जो डायमेंशन रखोगे, बीमा रखोगे, फिर लास्ट में अपने पास किसकी, प्रतिरोध की डायमेंशन आ जाएगी, बीमा आ जाएगी, यानी M1L2 T-3 A-2 के रूप में आएगी, ठीक है। अब इसका फिजिकल मीनिंग देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा है फिजिकल, मतलब इसका मतलब महत्व क्या है, मतलब फिजिकल मीनिंग क्या है वो आपको देखना पड़ेगा इसमें। तो फिजिकल मीनिंग का मतलब यही है कि ये जो चालक में जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है ना, उसके मार्ग में एक अवरोध, बाधा उत्पन्न करता है, और उसी बाधा का नाम पड़ा है यहाँ प्रतिरोध नाम पड़ा है, ठीक है ना। चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा है, उस धारा के मार्ग में जो उत्पन्न अवरोध है, उस अवरोध को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बोलते हैं। इंग्लिश में इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध होता है वैसे, ठीक है। तो ये होता है प्रतिरोध के बारे में। अब देखिएगा, ये R इक्वल्स टू V/I का मैंने यहाँ पर एक क्या ग्राफ ड्रॉ किया है। देखिएगा, ग्राफ आलेख खींचा है मैंने। देखिए इस आलेख को देखिएगा, V और I के बीच में मैंने एक आलेख खींचा है, ठीक है। दिख रहा भाई, ये तो X एक्स पे तो मैंने ले ली करंट I, और Y एक्स पे ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस V। तो V और I के बीच में जब आप कर्व, ये ग्राफ खींचोगे तो इस प्रकार का ये आपको कर्व मिलेगा, वक्र मिलेगा, मतलब ठीक है ना। मतलब एक सीधी रेखा मिलेगी, कहने का मतलब एक सीधी रेखा मिलेगी जो कि X एक्स से कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है, ठीक है ना। X एक्स से यानी I से प्रवाहित धारा I से कितना कोण बना रही है, यहाँ थीटा कोण बना रही है। प्रवाहित धारा X एक्स पे ही तो है ये I, तो X एक्स से कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बनाती हुई एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जो कि Y बराबर X के रूप में होती है। आपने पट भी रखा होगा, Y बराबर X कहीं तो देखा होगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर जो V और I का जो अनुपात है ना, वो एक नियत होता है। V और I का जो अनुपात है वो नियत होता है, बदलता नहीं है भाई, ये फिक्स होता है। V और I का अनुपात बदलेगा नहीं, फिक्स रहेगा। तो V और I का अनुपात मतलब R होता है, जिसे हम tan थीटा यानी इस वक्र की, इस ग्राफ की ढाल बोलते हैं, ठीक है ना। इस वक्र की जो ढाल होगी R बराबर V/I, R बराबर क्या होता है, V/I। ये ढाल का मीनिंग क्या होता है भाई, ढाल क्या होती है, ढाल का मतलब वाई एक्स बटे में एक्स एक्स। तो वाई एक्स तो V है, एक्स एक्स क्या है, I है, तो V/I। तो ये होगा V/I, ये होती है ढाल। ढाल को बोलते हैं tan थीटा, tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा R बराबर V/I इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये इस वक्र की ढाल आ गई, R बराबर V/I बराबर tan थीटा, tan थीटा के रूप में लिखते हैं। तो ये ढाल देख लिया हमने। अब देखिए, इसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, ठीक है ना। मतलब ये एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या होता है, देखिए इधर से देखिएगा आप, देखिएगा एक छोटा सा ग्राफ बनाया मैंने, V और I के बीच में ग्राफ खींचा है, ठीक है, एक आलेख खींचा है। और ये V और I के बीच में दो अलग अलग मेटल्स के लिए हमने यहाँ पर कर्व शो किए, दो मेटल लिए। मेटल का मतलब समझ रहे हो, धातु होते हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो नियम है ना, उनका नियम, ये स्पेशली किसके लिए लागू होता है, ये स्पेशली धातु के लिए ही लागू होता है, और वो भी कम ताप के लिए। इसकी सीमा भी है भाई, कम ताप तक ही ये नियम लागू है। और ज़्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो, मेटल का अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, धातु का टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो, तो ये नियम फेल हो जाता है वहाँ, ठीक है ना। फिर V और I का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो नियत नहीं रहता है, ठीक है ना। ये वक्र क्या हो जाता है, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन में प्राप्त होकर इस प्रकार से कर्व रूप में ऐसे प्राप्त होगी। मतलब V और I का जो रेशियो है वो बदल जाएगा, अनुपात है वो बदल जाएगा। जब V और I का अनुपात बदल जाएगा तो प्रतिरोध का मान बदल जाएगा, और प्रतिरोध का मान बदल जाएगा, इसका मतलब यहाँ से वो ओम का नियम क्या नहीं रहेगा, लागू नहीं रहेगा। उस केस में ओम का नियम लागू नहीं होगा उस केस में। ओम का नियम वैसे सार्वत्रिक नियम है, लेकिन ये स्पेशली किसके लिए सत्य है, धातु चालकों के लिए ही सत्य है। देखिएगा, ये धातु चालकों के लिए ही सत्य है, न ये अर्ध चालकों के लिए सत्य है, न कुचालकों के लिए सत्य है। ये स्पेशली धातु चालकों के लिए ही सत्य है, यानी मेटल कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए ही ये क्या है, सही है, ठीक है ना। बाकी के लिए सही नहीं है ये नियम, ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। और वो भी निम्न ताप, इसकी सीमा फिक्स है, लिमिट है इसकी, मतलब निम्न ताप तक ही ये नियम लागू होगा। अगर टेम्परेचर हाई कर दोगे, मेटल का टेम्परेचर हाई कर दोगे, तो V और I के बीच में एक सीधी रेखा नहीं मिलेगी, अर्थात क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान बदल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ओम का नियम वहां पर
फेल हो जाएगा, यानी ओम का नियम वहाँ लागू नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी मतलब ये चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, तो ये स्पेशली धातु चालकों के लिए ही लागू होगा। अब देखिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आपको कर्व देता है, ठीक है ना, वी और आई के बीच में दो धातुओं के लिए दो कर्व बनाता है वी और आई के बीच में, ठीक है। तो दो धातु ले लेगा, धातु जैसे धातु नंबर 1 दे दिया मैंने और धातु नंबर 2 दे दिया, दिख रहा है आपको, धातु नंबर 1 और धातु नंबर 2, ठीक है। अब आपसे ये पूछेगा कि इन दोनों धातुओं में से एक धातु 1 और धातु 2, तो दोनों धातुओं में से कौन सी ऐसी धातु है जिसका प्रतिरोध ज्यादा है, कौन सी ऐसी धातु है जिसका प्रतिरोध ज्यादा है, आपसे ये पूछेगा। अब आपको ये बताना है कि देखो इसमें वी और आई के बीच में हमने ये क्या बनाया है, ये ग्राफ ड्रॉ किया है, और ग्राफ में क्या है, दो कर्व लिए हैं, एक तो धातु 1 के लिए और एक धातु 2 के लिए, मतलब धातु 1 के लिए और एक धातु 2 के लिए, है ना, दो वक्र बनाए मैंने। अब पूछा इसमें ये कि धातु 1 का प्रतिरोध ज्यादा होगा या धातु 2 का प्रतिरोध ज्यादा होगा, ये कैसे बताओगे आप। देखिए इसमें सीधी और सरल सी बात है, तो इसमें सरल सी बात ये है कि मतलब जिस वक्र की ढाल जितनी ज्यादा होगी उस वक्र के लिए धातु का प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिएगा इसमें ये ढाल देखिएगा, ये ढाल का मतलब एंगल से मतलब होता है, यानी यहाँ पर θ1, ये तो θ1 है, देखिएगा पहले वक्र के लिए जो एंगल है हमारा वो थीटा है, और दूसरे वक्र के लिए जो एंगल है वो हमारा कितना है, θ2 है। तो अब आप ये बताइए कि θ1 बड़ा है कि θ2, तो इसमें θ1 बड़ा है, θ2 क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब ढाल क्या होगी, tan θ1 बड़ी होगी और tan θ2 क्या होगी, छोटी होगी। तो tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2, तो ढाल ज्यादा होगी, इन tan θ1 बड़ा होगा ना, तो tan θ2 छोटा होगा, तो इसका मतलब R1 क्या होगा, R2 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर T1 क्या होगा, T2 से बड़ा होगा, ठीक है ना। ये बातें इसी से निकल के आई है, ये बात समझ में आती है भाई। अरे भाई सीधी सी यही बात है कि देखो प्रतिरोध किसके बराबर है, R tan θ के तो बराबर है भाई, tan θ के बराबर है। इसका मतलब यहाँ से अगर आप एंगल बढ़ा रहे हो ना, ये थीटा का मान बढ़ा रहे हो, तो यहाँ प्रतिरोध R का मान भी बढ़ेगा। ये अगर आप थीटा बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध R का मान भी बढ़ेगा, बस ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ से निकाला मैंने, ये थीटा बढ़ने से R भी बढ़ता है, थीटा का मतलब यहाँ ढाल बढ़ रही है, तो ढाल बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इसमें से थीटा, इन दोनों धातुओं के लिए जो वक्र बनाए हैं, तो इन वक्रों में जो θ1 है ना, θ1 वाला जो वक्र है, एक θ1 वाला वक्र है, एक θ2 वाला वक्र है। तो θ1 तो क्या होगा, θ2 से ज्यादा होगा, देखिएगा θ1 θ2 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, tan θ1 क्या होगा, tan θ2 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो धातु 1 है उसके लिए प्रतिरोध क्या होगा, धातु 2 से अधिक होगा, धातु 2 से क्या होगा, अधिक होगा। जो धातु 2 का प्रतिरोध होता है उससे ज्यादा होगा धातु 1 का प्रतिरोध। तो इसी प्रकार से टेम्परेचर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है प्रतिरोध, तो इसका मतलब T1 ग्रेटर देन T2, ये भी बात याद रखिएगा। जिस धातु का प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा ना, उसका प्रतिरोध भी, उसका टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा होगा, उसका टेम्परेचर यानी ताप भी अधिक होगा। ताप के बढ़ने से ही प्रतिरोध बढ़ता है, ये बात याद रखिएगा। ताप के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है भाई, ताप के बढ़ने से, स्पेशली मेटालिक कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, धात्विक चालकों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ताप के बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ये स्पेशली धात्विक चालकों के लिए बात कर रहे हैं, तो ठीक है ना। तो इसका मतलब जिस धातु का प्रतिरोध ज्यादा है ना, जिस धातु का प्रतिरोध ज्यादा है उसके लिए टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से ही क्या बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये बात याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको आप ढंग से समझिएगा, ठीक है ना। ओके, तो फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है भाई, यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। अब आगे देखते हैं, तो आगे देखिएगा क्या है, ये देखो, हाँ देखो, ये आपने नहीं पढ़ा होगा शायद। अब ये अपना जो 12th में 10th में तो यहीं तक तो आपने देख लिया होगा, लेकिन ये अपना इम्पोर्टेंट है, ये ओम के नियम की जो व्युत्पत्ति है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो मैंने ये जो ग्राफ ड्रॉ करवाया ना वी और आई के बीच में, अलग अलग दो मेटल्स के लिए मैंने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया, वक्र ड्रॉ किए। उनमें से ये पूछेगा कि भाई कौन से धातु का प्रतिरोध ज़्यादा हुआ, कौन से का कम हुआ, कौन से धातु का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, कौन से का कम होना चाहिए, मतलब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो देखिएगा, अब ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बताया अभी, ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो ओम का जो नियम है उसका डेरिवेशन देखना है आपको। ओम का नियम क्या है, V बराबर IR। तो इसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है इसको, ठीक है ना भाई। ओम का नियम यही होता है, इसको आपको प्रूफ करना है, V बराबर IR, ये लेके आना है, ये होता है व्युत्पत्ति कैसे करेंगे वो देखते हैं अब हम, ठीक है। तो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ देखिएगा, इसके लिए आपको एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा। इसमें अपवन वेग और धारा में संबंध होता है, अपवन वेग और विद्युत धारा में संबंध होता है, I=NEA/VD होता है। अब ये जो A दिख रहा है ना आपको, A, इसको A को यहाँ मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो A को जैसे ही मैं यहाँ
डिवाइड करता हूँ आई में, देखिएगा ये ए, देखो ए दिख रहा है एरिया, ये कहाँ जाएगा, इस आई के नीचे आ जाएगा, आई के अपोन में आ जाएगा, ये आई के अपोन में, तो आई अपोन ए हो जाएगा। और आई अपोन ए आपने पढ़ रखा, जे होता है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, स्टार्टिंग में पहला टॉपिक यही था। तो जे बराबर आई अपोन ए ही होता है ना, तो ये हुआ ना आई अपोन ए यानी जे, तो ये होगा एन ई वी डी, ये इक्वेशन हो गया एक। तो जे इक्वल्स टू एन ई वी डी, समीकरण हो गया एक, ठीक है। तो ये धारा घनत्व के पदों में लिख दिया है मैंने, मतलब ये धारा घनत्व का इक्वेशन बन गया है, एक प्रकार से धारा घनत्व का इक्वेशन बन गया है। ये धारा घनत्व और अपवन वेग में संबंध बन गया है। पहले था धारा और अपवन वेग में संबंध था, अब ये क्या बना दिया, धारा घनत्व और अपवहन वेग में संबंध हो गया, ये समीकरण एक। अब अपवन वेग वीडी ये आपने पढ़ रखा है, क्योंकि ये देखो वीडी दिख रहा है ना, इसमें पुटअप करनी है वैल्यू, वीडी की वैल्यू पुटअप करनी है, जो कि आपने पढ़ रखी है। वीडी इक्वल्स टू टो ई और कैपिटल ई अपोन में स्मॉल एम के रूप में, टो ई अपोन स्मॉल एम, ठीक है। तो ये वीडी का मान इस इक्वेशन में पुटअप करोगे तो ये देखो इस प्रकार से मिलेगा, आपको मिलेगा इस प्रकार से। इसको आप देखो ढंग से लिखोगे तो एन ई का स्क्वायर और टो है ही पहले से, ई है ही, और अपोन में एम, तो इस प्रकार से इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। आगे से आगे अब देखिएगा, जे बराबर क्या बना, एन ई स्क्वायर टो इंटू ई अपोन में स्मॉल एम है, ठीक है। देखो ये जे है, करंट डेंसिटी का जो इक्वेशन आया है हमारे पास है, तो वो क्या है, जे बराबर एन ई स्क्वायर टो इंटू ई अपोन में स्मॉल एम, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको पता है ई और एम तो कांस्टेंट है, ई और एम ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये एम क्या है, एम क्या है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, द्रव्यमान होता है, तो ये तो कांस्टेंट है। जबकि टो और एन ये चालक अभिलाक्षणिक है, तो इसका मीनिंग यही होता है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कहने का मतलब मेटल या जो मटेरियल्स होती हैं उनकी क्या है, ये प्रॉपर्टीज हैं, टो और स्मॉल एन। तो टो की अगर बात की जाए ना, तो ये तो आपको पता है रिलैक्सेशन टाइम होता है, यानी विश्रांति काल होता है। विश्रांति काल के बारे में मैंने पहले पढ़ा दिया है ना। तो यहाँ पर ये टो का मीनिंग किसी एक मेटल के लिए फिक्स होता है, एक धातु के लिए फिक्स होता है टो का, मतलब कोई भी एक फिक्स धातु लोगे ना उसके लिए टो का मान फिक्स होगा। और ये एन है, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया, यानी प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ये भी किसी एक मेटल के लिए फिक्स होती है। तो इसका मतलब जबकि इसका मतलब ये क्या होगा कि ये दोनों को भी हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो अतः ये जो पूरा का पूरा है ना, ये एन ई स्क्वायर टो अपॉन स्मॉल एम, इसको नियतांक माना जा सकता है। तो माना जा सकता है क्योंकि किसी एक धातु के लिए टो और एन भी क्या है, फिक्स हैं। तो इसलिए इस पूरी टर्म को एन ई स्क्वायर टो अपॉन स्मॉल एम को क्या कह सकते हैं, अपने नियतांक माना जा सकता है, कांस्टेंट है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट टर्म को ही हम क्या बोलते हैं, उस पदार्थ की चालकता, कंडक्टिविटी, उस मटेरियल की कंडक्टिविटी बोलते हैं, सॉरी भाई, कंडक्टिविटी होती है ये, ठीक है ना। तो पदार्थ की चालकता होती है, ठीक है। तो ये उस पदार्थ की क्या होती है, चालकता। और इसे हम क्या लिखते हैं, किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा के द्वारा डिनोट करते हैं। इसे हम सिग्मा के द्वारा डिनोट करेंगे, व्यक्त करेंगे, ठीक है। ये सिग्मा होता है, ये जो है ना, ये टर्म, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, सिग्मा है। तो ये जो सिग्मा यानी पदार्थ की जो चालकता है, ये चालकता पदार्थ की प्रकृति और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, पदार्थ की प्रकृति और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, विद्युत क्षेत्र पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब समझ रहे हो, पदार्थ की प्रकृति का मतलब समझते हो। पदार्थ यहाँ पर 3 है, जैसे कि एक इंसुलेटर, कंडक्टर और तीसरा क्या है, सेमीकंडक्टर। तो ये अर्धचालक, कुचालक और ये हमारा जो चालक। तो इन तीनों की अगर बात की जाए, तो कुचालकों की जो चालकता की अगर बात की जाए, सिग्मा का मान वहाँ लगभग अप्रोक्सीमेट लगभग 0 ही होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, सिग्मा 0 होता है, कुचालकों की जो चालकता वो 0 होती है, क्योंकि उस चालकों में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा क्योंकि डिपेंड्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंडक्टिविटी भी नहीं होगी उसकी। तो कुचालकों की चालकता लगभग 0 ही होती है, चालकता नहीं होती है, वो चालकता शो नहीं करते, लगभग 0 होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करें अर्धचालकों की, बात करें तो अर्धचालकों की अगर बात की जाए, तो इनकी चालकता है वो कुचालकों से तो ज़्यादा होती है, लेकिन चालकों से क्या होती है, कम होती है। क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जो अर्धचालक होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चालकों से क्या होते हैं, कम होते हैं, और अर्धचालकों से क्या होते हैं, कुचालकों से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसी वजह से अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, चालकों से कम है, तो चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्धचालकों की चालकता किससे कम हो जाएगी, चालकों से तो कम हो जाएगी, और कुचालकों से अधिक हो जाएगी, क्योंकि कुचालकों की तुलना में अर्धचालकों में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। अब लास्ट नंबर आया मेटल का, यानी धातु का। धातु क्या है, चालक है, और चालक में क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ही हम क्या बोलेंगे कि चालकता उसकी बहुत ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी चालकता होगी, उस पदार्थ की क्या होगी, चालकता होगी।
उतनी ज़्यादा क्या होगी उस पदार्थ की चालकता होगी। तो यहाँ याद रखिएगा चालकों की चालकता सर्वाधिक होती है। 3 मटेरियल्स होते हैं तो तीनों में से चालकों की जो चालकता है वो सबसे ज़्यादा होती है, ये बात याद रखिएगा। तो चालकता पदार्थ की प्रकृति और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। देखो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है चालकता, इसके बारे में देखिए स्टडी हम अलग से एक टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो ताप पर निर्भरता है भाई, जो पदार्थों की चालकता है वो ताप पे भी डिपेंड करती है, ताप पे भी डिपेंड करती है। तो इसके लिए अलग से एक टॉपिक है, उस टॉपिक में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। टेम्परेचर भी डिपेंड करती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, अब देखो मैंने सिग्मा बता दिया, इस पूरे को देखो यहाँ दिख रहा है आपको जे बराबर सिग्मा, देखो ये दिख रहा होगा आपको, इसको मैंने क्या बोल दिया सिग्मा बोल दिया है ना, सिग्मा दिख रहा है आपको, इसको सिग्मा बोल दिया तो देखो ये बन गया अब। तो जे बराबर सिग्मा ई, तो समीकरण 3 हो गया। और इन वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो देखो वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिया, जे वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा ई, समीकरण हो गया 4। तो समीकरण 3 को तो वैसे 3 और 4 दोनों ओम नियम के क्या सूक्ष्म रूप है, छोटे रूप है, मतलब ओम नियम ही बोलते हैं इनको भी। अरे याद रखिएगा ये जो जे बराबर सिग्मा ई है ये भी ओम नियम का ही छोटा रूप है, ये ओम नियम ही बोलते हैं इसको। ये जे बराबर सिग्मा ई है ये ओम नियम ही है, लेकिन ये ओम नियम का छोटा रूप है। कौन सा रूप है? छोटा रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट रूप है, ये फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जे बराबर सिग्मा ई, आपसे पूछ सकते हैं कि ओम नियम का सदिश रूप लिखिए या सूक्ष्म रूप लिखिए, तो सदिश रूप तो क्या लिखोगे, वेक्टर लगा के लिखोगे, जे बराबर सिग्मा ई लिखोगे। सूक्ष्म रूप का मतलब क्या होता है, जे बराबर सिग्मा ई होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये होता है सूक्ष्म रूप, सदिश रूप जो भी है ये आपको पता होना चाहिए, है ना, जे बराबर सिग्मा ई के रूप में। अब देखो सिग्मा तो बता दिया मैंने क्या होता है, देखो ये मैंने अलग से भी लिखा इसको कि वह ये सिग्मा क्या है यहाँ, एन ई स्क्वायर 2 अपॉन स्मॉल एम, इसको चालकता बोलते हैं। पदार्थ की क्या है ये चालकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखो ये हो गया ना समीकरण 4 ओम नियम का सदिश रूप है, 3 क्या है यहाँ पर ओम नियम का सूक्ष्म रूप। तो 3 और 4 दोनों ही ओम नियम के सूक्ष्म रूप है भाई, मैंने इसको थोड़ा अलग कर दिया। आप ये सोच रहे हो यार ये तो सूक्ष्म रूप, तो इसमें क्या डिफरेंस, अरे ये वेक्टर है ना, ये सदिश है, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा सेपरेट कर दिया, इंडिविजुअली कर दिया, इसलिए इसको लिख दिया समीकरण 4 ओम नियम का सदिश रूप है, ठीक है ना। समीकरण 4 क्या है यहाँ पर, ओम नियम का सदिश रूप है। अब देखिएगा व्यापक रूप में, अब जो व्यापक रूप में जो आप पढ़ते हो ना उसके बारे में हो रहा, उसको और निकालना हमें। अरे ये तो हमने सूक्ष्म रूप निकाला है ओम नियम का, अब हमें इन जनरल समझ रहे हो, जो कि आप नॉर्मली यूज करते हो ओम नियम V बराबर आई आर, उसको और निकालना, उसको डेराइव करना है, अभी वो तो बाकी है, तो वो डेराइव करते हैं। देखिएगा तो देखिएगा इन जनरल कैसे लिखोगे, इन जनरल में देखिएगा ये हमारे पास कोई क्या है, देखिए पर ये जो लैंग्वेज लिखी इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये हमारे पास कोई क्या है, सिलेंड्रिकल क्या है, कंडक्टर है, यानी बेलनाकार चालक है, इसकी लंबाई L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और इस चालक को B विभवांतर की बैटरी से कनेक्ट किया गया है, B विभवांतर की बैटरी से कनेक्ट किया है, और जिसकी वजह से क्या हुआ है, इस चालक में एक विद्युत क्षेत्र E बराबर V अपॉन L उत्पन्न हो गया है, और चालक में I धारा प्रवाहित हो गई है। तो चालक में I धारा प्रवाहित हो गई, और I धारा प्रवाहित होने पर धारा घनत्व J बराबर क्या हो जाएगा, I अपॉन A। ये जो लैंग्वेज यहाँ पर लिखी वही मैंने बोली है, देखिएगा दोबारा से देख लीजिएगा एक बार। ये हमारे पास कोई L लंबाई का चालक है, और इसका अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन एरिया कितना इसका A है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना इसका A है, और इस चालक को भी विभवांतर की बैटरी से जोड़ दिया गया है, और जैसे ही आप इसको क्या करोगे, भी विभवांतर की बैटरी से जोड़ोगे तो चालक में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा E बराबर V अपॉन L के रूप में, और इस चालक में धारा I प्रवाहित होगी। तो धारा घनत्व क्या होगा, धारा I प्रवाहित होने से धारा घनत्व क्या होगा, तो J बराबर I अपॉन A, ये आपने पढ़ रखा है, अभी बात भी कर ली इसके बारे में, I अपॉन A। तो देखो ये J बराबर I अपॉन A है ना, तो J का पता ही आपको, J क्या चीज़ है पता है ना, J बराबर अभी भी हमने 3 और 5 से वो इक्वेशन देख लीजिएगा, बाकी कोई जरूरी तो है नहीं ये लिखने का, आपको पता चल ही गया कि J क्या होता है, यहाँ सिग्मा E होता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ से J बराबर क्या लिख सकते हो, सिग्मा E लिख सकते हो, लिख दिया J की जगह सिग्मा E। अब देखिएगा यहाँ पर E की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र है, विभवांतर के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो V अपॉन L लिख दिया मैंने, V अपॉन L। देखो E को क्या लिख दिया, V अपॉन L लिख दिया। अब आपको V निकालना है यहाँ पर, क्योंकि V बराबर IR चाहिए ना, तो आपको V निकालना है, तो V को एक साइड और बाकी टर्म को एक साइड, तो V को एक साइड रखेंगे तो V ये रहा, और ये सिग्मा इसके बटे में नीचे आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा, देखो ये आ गया सिग्मा, और L ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, देखो L इंटू आई, देखो ये L मल्टीप्लाई में गया तो L इंटू आई, और एक कहाँ गया, ये कहाँ गया, नीचे था ये तो, और सिग्मा भी कहाँ गया, नीचे आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से V बन जाएगा, इसको सोल्व करोगे ना, V निकालना आपको, V तो निकाल ही सकते हो यार, इस इक्वेशन से निकाल सकते हो आप। तो V बराबर 1 अपॉन सिग्मा इंटू L अपॉन A इंटू आई, और 1 अपॉन सिग्मा के बारे में आप जानते हो, 1 अपॉन सिग्मा क्या है ये नहीं जानते हो आप, मैंने बोल दिया कि जानते हो, नहीं जानते हो आप, यू डोंट नो, ठीक है ना। ये देखिएगा क्या चीज़ है, मैं बताता हूँ आपको। 1 अपॉन सिग्मा, सिग्मा तो आपको पता चल गया है, ये चालकता है, ये पदार्थ की चालकता है सिग्मा,
ये चालकों की सबसे ज़्यादा होती है, ये पता चल गया, ठीक है। ये ओनली डिपेंड्स ऑन किस पे है, किस पे डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल्स, ठीक है ना। वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है वैसे, ठीक है ना। किसी मेटल के लिए तो फिक्स होता है ना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी मेटल के लिए तो फिक्स होती है, तो उसके लिए तो चालकता फिक्स हो जाएगी। लेकिन अलग अलग मेटल की बात की जाए, कंपैरिजन की जाए, तो उस केस में हमें वो क्या देखना पड़ेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी पड़ेगी भाई। अगर चालकों अर्धचालकों इन तीनों में कंपैरिजन करना है तो तीनों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों के पास ज़्यादा होते हैं, इसीलिए चालकों की चालकता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अर्धचालकों कुचालकों दोनों से ज़्यादा होती है, किसकी चालकता, किसकी चालकता, चालक की चालकता, ठीक है ना, धातु की चालकों की चालकता, तो ठीक है ना। ये स्पेशली डिपेंड्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे तो ये मैंने बता दिया कि नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिएगा मैं क्या बोल रहा था, 1/सिग्मा, इसको रो लिख दिया, रो होता है, रो का मीनिंग क्या होता है यहाँ, प्रतिरोधकता। रो क्या चीज है, ये भी पदार्थ की एक प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी समझ रहे हो क्या, कैरेक्टरिस्टिक है, पदार्थ का एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है। रो प्रतिरोधकता एक गुण है, ठीक है ना, एक गुण है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे चालकता पदार्थ का एक गुण है ना, वैसे ही रो भी क्या है कि पदार्थ का क्या है, गुण है। रो का मतलब प्रतिरोधकता क्या है, पदार्थ का गुण है। और ये भी किस पर डिपेंड करती है, पदार्थ की प्रकृति और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब ये सिग्मा का उल्टा है ना, सिग्मा का इनवर्स ही तो क्या होता है, रो होता है। तो और वो हमने क्या लिख दिया, देखो सिग्मा क्या था, सिग्मा भी देखा ना, ये रहा ना, NE²2/m। तो 1/सिग्मा क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो ये M/NE²2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये काम हो गया, हमने लिख दिया 1/सिग्मा को, या रो लिख दिया, दिख रहा है आपको रो, ये L पहले से है ही, A नीचे है ही, और I ये है ही। तो इसको देखो I को एक साइड लिख लिया, रो इंटू L अपॉन में A, ठीक है, दिख रहा है भाई, देखो आप देखो ढंग से, ये देखो रो इंटू L अपॉन A इंटू I, ये है ना ब्रैकेट में, ये तो ब्रैकेट में लिख दिया। अब इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को हमने क्या कर दिया, चूंकि ये होता है R के बराबर, देखिए आगे बढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में। तो देखिए रो इंटू L अपॉन A, देखो रो इंटू L अपॉन A इक्वल्स टू कैपिटल R। तो ये जो ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है, ये प्रतिरोध R के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, प्रतिरोध R के बराबर होती है। तो ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, कैपिटल R रख दिया। तो ये हम R रख देंगे, तो R रखते क्या बनेगा, V बराबर IR आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ओम नियम का वृद्ध रूप बोलते हैं। वो सूक्ष्म रूप था, J बराबर सिग्मा ही था ना, वो तो सूक्ष्म रूप था, और ये V बराबर I, ये होता है ओम नियम का वृद्ध रूप, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम नियम का। जो ये डेरिवेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको ढंग से समझ लेना, ठीक है ना। इसमें आपको खाली एक रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, I बराबर NEAVD वाला, अपॉन वेग और धारा में संबंध। ये अगर रिलेशन याद है तो यहाँ से करंट डेंसिटी निकालोगे, J निकालोगे, धारा घनत्व है, और VD का मान पुट करोगे। VD का मान पुट करने के बाद इस प्रकार से इक्वेशन हमारे पास समीकरण 2 के रूप में आ जाएगा। अपॉन वेग, धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र में एक संबंध बन जाएगा इस प्रकार से। तो ये समीकरण 2 के रूप में आ जाएगा। और यहाँ से हमें ये चीज जो है ना, E के जो पहले है ना टर्म, इसको हमने कांस्टेंट बता दिया, इसका नाम दे दिया सिग्मा। तो J बराबर सिग्मा E, ये J बराबर सिग्मा E क्या होता है, यहाँ क्या होता है भाई, ये J बराबर सिग्मा E, ये ओम नियम का सूक्ष्म रूप होता है। वेक्टर फॉर्म में लिखो तो वेक्टर लगा देना सिग्मा को छोड़ के, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि सिग्मा पदार्थ का क्या है, गुण है। गुण का मतलब चालकता है, वैसे तो चालकता बोलते क्या है इसको, चालकता, लेकिन ये क्या है, पदार्थ का गुण है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिए, जो कि पदार्थ की प्रकृति और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये तो सूक्ष्म रूप हो गया, और वृद्ध रूप लिखना है तो आपको खाली एक ये ध्यान रखना पड़ेगा, धारा घनत्व तो J बराबर क्या होता है, I अपॉन A। तो इसमें J की वैल्यू रख देना, J की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा E कैपिटल E रख देना, ठीक है, हो जाएगा। फिर E का मान लिख देना, यहाँ से E का मान क्या होता है, V अपॉन L। E की वैल्यू कितनी होती है, V अपॉन L। पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में लिखेंगे तो V का वैल्यू यहाँ से देख लेंगे क्या आएगा। और 1 रो को हम क्या लिख देंगे, सिग्मा लिख देंगे, 1 सिग्मा। तो 1 सिग्मा को हम क्या लिख देंगे, रो लिख देंगे। तो रो L अपॉन कैपिटल A इंटू I हो जाएगा, ठीक है भाई। और इसी को आप आगे सोल्व कर लेना। ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू मैंने बताया R होता है, तो V बराबर IR। तो ये हो गया ओम नियम का वृद्ध रूप, ठीक है। ओम नियम का वृद्ध रूप और सूक्ष्म रूप दोनों मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया टॉपिक कंप्लीट, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।